नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर जो देने जा रहा हूं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टक्करों का सिद्धांत, आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत और इनकी कुछ डेरिवेशंस हैं, उनको निकालेंगे। साथ में हम यहाँ पर जानेंगे कई सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जैसे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको हम जानेंगे। यहाँ से कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और हम लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं और न्यूमेरिकल्स आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है, जिसके लिए हमने आपसे कहा है कि आप कुछ जो न्यूमेरिकल्स करने हैं उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला तैयार रखना पड़ता है। यानी जो भी फार्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं पढ़ाया गया अभी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो पढ़ाया गया है, इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला अपने दिमाग में आप रखेंगे। और अर्ध की जो क्रिया होती है, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, इसका फार्मूला दोनों के लिए तैयार रखेंगे। तो जब सारे फार्मूले में तैयार रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इसके पहले मैं पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो एक लाइन से नहीं मिल रहे हैं तो आप जब आप वीडियो में जाएंगे, हमारा यूट्यूब चैनल सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री है, जब आप सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री, तो मेरा चैनल ओपन होकर आएगा, मिस्टर सत्येंद्र मौर्य। फिर जब आप हमारी पिक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप क्या करेंगे, वीडियो में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो हमारे रेंडमली मिलेंगे। जैसे कि क्लास 10th की मैंने कुछ क्लासेस लेते हैं हम, क्लास 10th के वीडियो मिलेंगे, 12th के वीडियो मिलेंगे, सारे वीडियो इधर उधर मिलेंगे। तो आप जब हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे सारा वीडियो जो होगा वो एक लाइन से मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा वो चैप्टर वहाँ पर ओपन करिए और पढ़िए। वहाँ पर अभी कुछ वीडियो अपलोड भी हो रही है और कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक क्या होता है? ताप गुणांक, ताप जैसे कि हम जानते हैं बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है और ताप का प्रभाव हमारी केमिकल काइनेटिक्स के यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आपके पहले लेक्चर में ही डिफाइन कर चुके हैं। जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हमने डिफाइन कर दिया है कि जो हमारा ताप होता है वो अभिक्रिया की दर को किस तरह से प्रभावित करता है। आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं ताप गुणांक में। तो ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक जो होता है, तो ताप गुणांक जो होता है वो होता है दर स्थिरांक अपान kT। देखिए क्या है, दर स्थिरांक, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर वेग में संबंध, यानी 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप में अंतर करते हैं तो जो दर स्थिरांक है, क्या है, दर स्थिरांक, उसका जो एक अनुपात होता है, यानी जो दोनों का हम अनुपात लेंगे वही अनुपात ही हमारा क्या होता है, एक ताप गुणांक कहलाता है। तो इसे नोट करने के लिए हम नोट करते हैं, लिखते हैं, लिख लीजिएगा। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर के साथ दर स्थिरांक में संबंध
दर स्थिरांक में संबंध ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। ताप गुणांक जो होता है इसकी वैल्यू लगभग 2 के बराबर होती है, यानी KT + 10/T = क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कहीं कहीं पर 2, 3, 2 अथवा 3 भी लिखा होता है, या फिर मान लिया जाता है 3 के बराबर भी होता है, तो आप लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो ताप गुणांक होता है KT + 10 क्या हुआ? KT। तो ये एक दर है, यानी कि दर स्थिरांक है। दर स्थिरांक जो है वो प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर के साथ जो अनुपात मिल रहा है, दर स्थिरांक का जो अनुपात मिल रहा है, वो ही क्या कहलाता है? आपका ताप गुणांक कहलाता है। ये जो 2 और 3 लिखा गया है, इसके लिए लिख लेंगे, नई लाइन से लिखेंगे। इसका मान प्रायः 2 से 3 होता है। इसका मान प्रायः 2 से 3 होता है। अतः प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर, प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी से तिगुनी, अभिक्रिया की दर दोगुनी से तिगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दोगुनी से तिगुनी हो जाती है। हो गया? समझ गए ना इसे? यानी कि अगर हम ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, यानी जो टेम्परेचर है हमारा, उसमें हम 10 डिग्री सेल्सियस की अगर वृद्धि करते हैं, तो हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगी। 2 से 3 गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपका जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पर जो अभिक्रिया हो रही है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस हम 10 डिग्री सेल्सियस और जोड़ दें तो कितना हो जाता है? हो जाता है वो 35 डिग्री सेल्सियस। और 35 डिग्री सेल्सियस पर जो दर स्थिरांक है, यानी अभिक्रिया की जो दर है, वो 2 गुना से 3 गुना कितना कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। तो इसे हम लोग कहते हैं ताप गुणांक। आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस। क्या? कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, यानी कि आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत। आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत। अब हम आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत क्या है, इसे हम जानेंगे। टक्कर क्या है? पहली चीज तो कुछ यहाँ पर टॉपिक हमको नया मिल रहा है। यानी जो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया होनी है, कोई भी आपकी जो अभिक्रिया यहाँ पर होनी है, इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिकारक लेना पड़ता है। मान लेते हैं हमने 2 अभिकारक लिया, NaCl प्लस क्या लिया हमने? H2O। इसको रोको, चिल्लाए नहीं। क्या लिया हमने? NaCl और H2O, 2 चीजें लिया। अब दोनों के मध्य क्या कराना है हमको? टक्कर कराना है। जब दोनों के मध्य टक्कर होगा तभी तो अभिक्रिया होगी। जब दोनों के मध्य टक्कर होगा तभी दोनों, यानी दोनों अभिकारक है, दोनों अभिकारकों के अणुओं के मध्य जब ये टक्कर होगा तभी तो अभिक्रिया होगी। अगर ये टक्कर नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो यानी किसी अभिक्रिया के संबंध में आर्हेनियस ने टक्करों का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वो टक्कर किसके लिए है? अभिकारक के अणुओं के लिए है। जो अभिकारक का अणु है, अभिकारक के अणु अगर एक सही दिशा में टकराते हैं तब तो अभिक्रिया होती है। अगर सही दिशा में नहीं टकराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें हमें 2-3 पॉइंट को माइंड में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो टक्कर होगा, यानी जो भी अभिकारक के अणुओं के मध्य जो टक्कर होना है, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, यानी सही दिशा होनी चाहिए। फिर इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए
कि संकुल को बना सकें, या हम यहाँ पर संकुल भी ना कहकर कुछ और भी कहते हैं, सक्रियक संकुल। क्या कह सकते हैं? सक्रियक, यानी एक सक्रिय संकुल क्या कर सके, ये बना सके। इसमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये सक्रिय संकुल बना सके। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि अणुओं के बीच, यानी इन अणुओं में इतनी ऊर्जा हो कि ये बंधक ऊर्जा या बंधक ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को क्या कर सकें, ये पार कर सकें। हमने कहा कि जो ये अणु है, ये जो आपके अभिकारक है, दो अभिकारक के अणु है। अभिकारक के जो अणु है, ये जो टकराएंगे आपस में, ये जो एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराने की सही दिशा होनी चाहिए। जब सही दिशा होगी तब अपक्रिया होगी। दूसरा चीज ये कहा गया कि टकराने में इतनी ऊर्जा, इन अणुओं में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, टकराने के लिए इन अणुओं में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये क्या कर सके। हाँ, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि बंधक ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि ये क्या कर सके, मतलब इसमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये ऊर्जा बैरियर को क्या कर सके, पार कर सकें। यानी कभी भी आपने देखा होगा कि जब घर में कई सारे लोग होते हैं तो क्या होते हैं कि घर से बाहर कैसे, मतलब कुछ लोग भाग जाते हैं ना घर से, जैसे घर से भाग गए शहर के लिए, कैसे भाग गए, बहुत सारी ऊर्जा वो अपने मन में एकत्रित करते हैं, अपने उनका जो मन है वो बहुत सारी ऊर्जाओं से भर जाता है, जिससे उनका दिमाग काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और वो घर से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। वहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर देखना है NaCl और H2O। NaCl में, यानी NaCl, Na और Cl दोनों आपस में क्या हुए, बंधे हुए हैं। सोडियम और क्लोराइड दोनों आपस में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। H2O भी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। जब दोनों आपस में बंधे हुए हैं तो ये रिएक्शन अभिक्रिया तो नहीं करेंगे भाई, बंधा हुआ है तो क्रिया क्यों करेगा, अभिक्रिया इसलिए करेगा, अभिक्रिया ये तब करेगा जब हम इसे ऊर्जा देंगे। जब हम इसे क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे। जब हम इसे आवश्यकता से अधिक ऊर्जा देंगे तब इसमें अभिक्रिया होगी, तब इनकी जो होगी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये बंधक ऊर्जा को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। तब जब ये बंधक ऊर्जा को पार कर लेंगे तब ये जाकर क्या होगा, एक नया उत्पाद बनाएगा। तब इनके अणुओं के मध्य क्या होगा, कोलिजन होगा। तब इनके अणुओं के मध्य क्या होगा, टक्कर होगा। तो इस तरह से एक नया उत्पाद बनेगा। जैसे आपने देखा है, इन सभी टॉपिक से हम समझ सकते हैं, जैसे एक पत्थर है, पत्थर पर हम बार बार हथौड़ा मार रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि हर बार वहां से वो पत्थर टूटे? हर बार तो पत्थर नहीं टूट सकता है। हमको पत्थर पर सही दिशा में पत्थर पर मारना होगा, पत्थर पर सही दिशा यानी सही जगह पर मारना होगा, तब पत्थर टूटेगा, है ना भाई। पत्थर और आपका जो हथौड़ा है दोनों टकरा तो रहा है, यानी सोडियम और H2O, यानी NaCl और H2O टकरा तो रहा है, लेकिन सही दिशा में अगर नहीं टकराएगा तो यहाँ से नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें कहा गया इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि बंधक बना ले और एनर्जी बैरियर को क्या कर ले, पार कर ले। तो इतनी ऊर्जा से हमें मारना पड़ेगा हथौड़े को कि वो क्या कर दे, उसे तोड़ दे, यानी कई खंडों में तोड़ दे, तभी तो टूटेगा भाई। जब ऊर्जा रहेगी तभी तो टूटेगा। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट हैं इसमें, यानी हम 3 पॉइंट में इसे कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत। इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट, अभिक्रिया संपन्न होने के, पहला पॉइंट नहीं, पहले ऐसे लिखिएगा, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिक्रिया संपन्न होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं, निम्न शर्तें आवश्यक हैं। निम्न शर्तें आवश्यक हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, अभिकारक अणुओं के
अभिकारक अणुओं के उपयुक्त दिशा में टकराने से अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिकारक अणुओं के उपयुक्त दिशा में टकराने से अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अणुओं में इतनी ऊर्जा हो कि वे सक्रिय संकुल बना सके। सक्रिय संकुल को हम इंग्लिश में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड यानी सक्रिय, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? संकुल, यानी कि एक घना बड़ा सा। जैसे आपने नमक लिया NaCl जो होता है वो संकुल होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है। दूसरा, जैसे आप और भी देख सकते हैं, फिटकरी कैसा होता है? संकुल होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सक्रिय संकुल बनाने के लिए आवश्यक है कि अणुओं में इतनी ऊर्जा हो कि अवरोध यानी ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर ENERGY एनर्जी बैरियर को पार कर सकें। पार कर सकें। अब यहाँ पर हम इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उस ग्राफ के जरिए हम आपको पूरा ये टॉपिक समझा देंगे। ठीक है। तो ग्राफ पर ध्यान देंगे हम लोग। देखिए ग्राफ क्या कहता है हमारा। तीनों टॉपिक अपने माइंड में एक बार रिवीजन कीजिए, तब तक हम आपको ग्राफ समझाते हैं। पढ़िए जरा ग्राफ को। उसको तो पढ़ेंगे तो आपको 3 पॉइंट जो लिखा गया है उसे हम 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, जितने पॉइंट में चाहे उतने पॉइंट पे हम दिखा सकते हैं। ये है आपकी XH और ये है आपका क्या? YH। एक्स अक्ष की दिशा में हम दिखाएंगे अभिक्रिया की दिशा, यानी इस तरफ क्या हो रहा है? अभिक्रिया की दिशा चल रही है। और इस तरफ क्या हो रहा है? आपका एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आपकी अभिकारक की ऊर्जा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और इधर जाएंगे तो अभिकारक की ऊर्जा क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। उत्पाद की ऊर्जा वहां पर कैलकुलेट होगी। तो शुरू में अगर कोई भी आपका अभिकारक है, कोई भी आपका क्या है? अभिकारक है, तो अभिकारक की ऊर्जा ऑलवेज हायर देन प्रोडक्ट की ऊर्जा, यानी जो अभिकारक की ऊर्जा है वो उत्पाद की ऊर्जा से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। यहाँ पर जो आपका अभिकारक होगा, इस अभिकारक की ऊर्जा हमको पता है कि हमेशा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की ऊर्जा से क्या होता है? ज्यादा होता है। भाई ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हमने अभिक्रियाओं को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आगे हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर हमने कहा जो भी आपका अभिकारक बने, जैसे आपने कुछ ऐसी अभिक्रियाओं को कराया होगा जो ऊर्जा बाहर निकालता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप भूल गए होंगे थे, मुझे याद है। आपको एग्जाम्पल दिया गया था डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, अगर आप उसे पानी में घोलते हैं तो उसमें से ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। तभी तो वो गर्म लगता है आपको। जब भी आप उसमें हाथ डालकर आप हिलाते हैं उसे, तो आपको गर्म महसूस होता है।
भाई ऊर्जा बाहर निकल रही तभी तो गर्म महसूस हो रहा है। तो जो अभिकारक है, अभिकारक अभिक्रिया तभी करेगा जब उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है, उत्पाद की ऊर्जा क्या होती है, हमेशा कम हो जाती है। ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम कहेंगे क्या, कि ऐसी स्थिति, ये ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसी जगह है जिसको क्या करना है, इसे हम कहेंगे बैरियर, या सॉरी पूरा बोलते हैं एनर्जी बैरियर। क्या कहेंगे, एनर्जी बैरियर, यानी अभिकारक या ऊर्जा अवरोध। जो आपका ऊर्जा अवरोध है ये पॉइंट है। अभिकारक यहाँ पर है, इसकी एनर्जी कितनी है, इतनी है, इसकी जो एनर्जी है वो इतनी है। अब इतनी एनर्जी जो अभिकारक के अणुओं की है, तो इसे क्या करना है, ऊर्जा अवरोध को पार करना है। तो ऊर्जा अवरोध तो ऐसे नहीं पार कर पाएगा, क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। अगर टेम्परेचर देंगे तब यहाँ पर क्या होगा, ये ऊर्जा बैरियर को पार करेगा। जब ऊर्जा बैरियर को पार कर लेगा तो उत्पाद बनने लगेगा, और जब उत्पाद बनने लगेगा तो इसकी ऊर्जा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी ऊर्जा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई ऊर्जा कम हुई तभी तो यहाँ पर इसको मिडिल में रख लेते हैं हम लोग पॉइंट को। जब पॉइंट को मिडिल में रख लेंगे तो आपका ग्राफ वजह से अच्छा लगेगा। दिखाते हैं इसे, जैसे ये ऊर्जा बैरियर हुआ, यानी जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में हम ये कह रहे हैं कि अभिकारक है, अभिकारक ऊर्जा ज्यादा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऊर्जा कितना ही कम है। ये इतनी जो ऊर्जा है, ये जो इतनी ऊर्जा दिखाया गया, ये ऊर्जा है अभिकारक की ऊर्जा। ये है बैरियर, हाईएस्ट बोलते हैं इसे। यहाँ पर हाईएस्ट या एक्टिवेशन एनर्जी भी आगे बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी, तो इतनी ऊर्जा है कॉम्प्लेक्स यानी इस अभिकारक की, और ये है ऊर्जा बैरियर, इसी को पार करना है। जब ये पार कर लेगा, कैसे, अब ऐसे तो नहीं पार कर पाएगा भाई, कुछ ना कुछ मात्रा में उनको उसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो अभिकारक जो होगा वो क्या करेगा, फिर जब ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा बैरियर को पार कर लेगा, फिर उसकी ऊर्जा कैसे होगी, घटती जाएगी और आकर प्रोडक्ट बना देगा। तो ये हुआ क्या, ऊर्जा एनर्जी बैरियर। इसे क्या बोलते हैं, बंधक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, बंधक ऊर्जा। जो बंधक ऊर्जा है इसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, दहन ऊर्जा बोलते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, हाँ सही लिख रहे थे हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी से जानते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं ई नॉट से। किससे, ई नॉट से। अब इतनी जो ऊर्जा, यानी इतनी जो ऊर्जा में ये वृद्धि हुई है, ये जो इतनी ऊर्जा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग सक्रियता, सक्रिय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। इसे हम दिखाते हैं ई ए से। कैसे दिखाते हैं, ई ए से। तो ये रहा आपका एक ग्राफ। इस ग्राफ में हमने कहा कि ये जो ऊर्जा एनर्जी बैरियर है, इसको पार करेंगे तो इतनी जो ऊर्जा है, यहाँ पर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, दहन ऊर्जा कहते हैं। और इतनी जो हमने ऊर्जा में ये वृद्धि कराई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। इतनी ऊर्जा हमने इसको दी है, तब ये जाकर क्या बना, प्रोडक्ट बना है। तो इसमें एक अंतर क्या आता है, यानी अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा में जो अंतर आया है, वो अंतर है आपका डेल्टा ई। क्या है, डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, यानी कि ई रिएक्टेंट माइनस ई प्रोडक्ट।
अगर ई रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है और ई प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है तब तो आपको ई डेल्टा ई पॉजिटिव मिलेगा, अन्यथा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इतना हमने जाना। तो इसको जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हमने सारे जो पॉइंट लिखाए हैं वो सारे पॉइंट हम नोट कर लेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग, इस ग्राफ को आप ड्रा कर लेंगे। ये ड्रा करने के लिए है आपको ये मिल जाएगा, किसके लिए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो हमने कोलेजन थ्योरी लिखा है। तो पूछता ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी सिद्धांत में पूछ लेता है सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे तो आपको ये दिखा देना पड़ेगा। आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखेंगे ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और दहली ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को दहली ऊर्जा कहते हैं, जो ऊर्जा उन अणुओं के लिए, जो ऊर्जा उन अणुओं के पास होती है, यानी जितनी ऊर्जा अभिकारक के अणुओं के पास है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। आगे लिखेंगे उसी में, जो प्रभावी टक्करों के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, जो प्रभावी टक्करों के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आप इतना लिख लेंगे, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहा गया कि जितने अभिकारक के अणुओं के पास जितनी ऊर्जा है वही क्या उसकी थ्रेशोल्ड ऊर्जा होती है, जो क्या करते हैं, प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। आगे उसी में नई लाइन से अथवा करके लिख लेंगे, अथवा अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं में उपस्थित, जो आपका अभिकारक है उसके अणु में क्या है, कुछ ऊर्जा उपस्थित है ना, अभिकारक के अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। जिसके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है दहली ऊर्जा कहलाती है। आगे एक्टिवेशन एनर्जी, क्या लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब यहां पर इतनी ऊर्जा तो थी किसकी, थ्रेशोल्ड की, तो एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो जितनी एनर्जी वह न्यूनतम मात्रा जो एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, पार कर सके। तो लिखेंगे यहां पर सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, ऊर्जा की वह मात्रा होती है, ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा, जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा, दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे वे ऊर्जा अवरोध को पार, जिससे वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें, जिससे वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें, ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें। हो गया। नेक्स्ट नहीं, इसमें अथवा करके लिख लेंगे, अथवा जिन अणुओं में, जिन अणुओं में दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, जिन अणुओं में दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, उन्हें ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए, उन्हें ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, जितनी ऊर्जा की मात्रा ग्रहण करती है, जितनी ऊर्जा की मात्रा ग्रहण करती है। भाई हमने कहा कि यहाँ पर जो भी आपका अभिकारक है, कोई भी आपका एक अभिकारक है, इस अभिकारक में यहाँ पर जो भी आपका अभिकारक दिया गया, सपोज दैट NaCl दिया गया, NaCl जो दिया गया, इसमें क्या कहा गया कि जो बंधक ऊर्जा है, यानी सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, दहली ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा से कम ऊर्जा हो। इस NaCl में थ्रेशोल्ड ऊर्जा से अगर कम ऊर्जा होती है तो एनर्जी बैरियर यानी बंधक ऊर्जा को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा देना पड़ता है। तो जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा जितनी मात्रा में NaCl ने ऊर्जा को ग्रहण किया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ग्रहण किया ब्रैकेट या ग्रहण की ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा E बराबर हो जाएगा E0 माइनस अभिकारक के अणुओं, अभिकारक के अणुओं में उपस्थित ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं में उपस्थित ऊर्जा, यानी अभिकारक के अणुओं में उपस्थित ऊर्जा, जितनी ऊर्जा अभिकारक के अणु में है, माइनस क्या करेंगे हम E0 यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी कर देंगे, और हमारा क्या निकल आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जितनी ऊर्जा हमने उसमें को दी है। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे एनर्जी बैरियर, यानी ऊर्जा अवरोध क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पार करने के लिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पार करने के बाद अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने लगता है, जिसे पार करने के बाद अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने लगता है, ऊर्जा बैरियर, ऊर्जा बंधक ऊर्जा कहलाता है। बंधक ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध कुछ भी कह सकते हैं, बंधक ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध भी कह सकते हैं। बैरियर मतलब बंधक अवरोध ही होता है वैसे। बॉन्डिंग, ये बंधक मतलब हो जाएगा बॉन्डिंग, सॉरी गलत, बहुत देर से गलत बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं, ऊर्जा अवरोध कहलाता है, आप इसे नोट कर लेंगे। आगे हम देखेंगे जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, इसके लिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। यानी हमने कुछ ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ा है जैसे एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए आर्हेनियस का मतलब ये ग्राफ बनाना, मतलब क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसके लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊष्माक्षेपी यानी कि अभिक्रिया से क्या होता है, अभिक्रिया से क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। अभिक्रिया से ऊर्जा क्या होता है, बाहर निकलती है, यानी प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, और रिएक्टेंट की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ER है, यानी यहाँ पर ER देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ER यानी कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ER बड़ा होगा किससे, प्रोडक्ट की एनर्जी से। अगर इसे एंथैल्पी के केस में कहें अथवा HR इज ग्रेटर देन HP, सॉरी एंथैल्पी के केस में कहेंगे कि ये उल्टा, यानी कि हम वही बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की जो ऊर्जा होगी वो किसकी ऊर्जा से, उत्पाद की ऊर्जा से कम। एंथैल्पी की बात किया गया ना,
एंथैल्पी की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से बात किया जाए तो आपके रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है और प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम उसमें डेल्टा की यानी वैल्यू में डेल्टा जो आप निकालते हैं अगर नेगेटिव आता है, डेल्टा नेगेटिव आता है यानी कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव आता है तो यानी इसमें क्या कर रहा है, ये ऊर्जा की लॉस कर रहा है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो यानी ऊर्जा की वृद्धि कर रहा है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए हमको यही दिखाना पड़ेगा, तब ये जाकर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर माइनस ई टी। अब इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, कह ये रहे हैं कि जब ऊर्जा यानी ऊष्मा क्षेपी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी, डेल्टा आर की ऊर्जा ज्यादा होगी और आर की ऊर्जा जब ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट हमारा जल्दी बन जाएगा। देखिए ऐसे कुछ आ जाएगा इस तरह से। एक चीज और है इसमें हमने बताया नहीं आपको, उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, हमने कहा था उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं ना। उत्प्रेरक दो प्रकार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और नेगेटिव वाला क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को घटा देगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो अभिक्रिया की दर को तो बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाता है ये चीज अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं। हमने कहा था वहां पर सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देती है। पूरी सक्रिय ऊर्जा है अभी इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो सक्रिय ऊर्जा में कमी हुई और प्रोडक्ट क्या हो गया, जल्दी बन गया। सक्रिय ऊर्जा में कमी हुई, प्रोडक्ट क्या हो गया, जल्दी बन गया। ये चीज समझ में आया। सक्रिय ऊर्जा आप क्या है आपको ये जानना जरूरी होगा। सक्रिय ऊर्जा यही है कि अभिकारक की कितनी ऊर्जा है और थ्रेशोल्ड की कितनी ऊर्जा है, यानी इतनी ऊर्जा जो थ्रेशोल्ड, वो अभिकारक की इतनी ऊर्जा हो कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम हो, या ऊर्जा अवरोध को यानी अवरोध ऊर्जा को पार ना कर सके, तो हम उसको क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा अगर कम होगी तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हुआ आपके क्या रिएक्टेंट कैटालिस्ट के बारे में, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, वो इस तरह से होता है। एक पॉइंट इसमें और करें है, हाँ वही धनात्मक ऊर्जा क्या करता है, अभिकारक की सक्रियता को, सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो 3 पॉइंट हमने कहा आपसे, पहला ये हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि उत्पाद अभिक्रिया के समय क्या होता है, अभिक्रिया के समय उत्पाद गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी जो पीपीटी बनता है हमारा अवक्षेप जो बनता है, यानी जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनेगा, ये कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी। डिटर्जेंट वाला आप एग्जांपल लीजिए ना, डिटर्जेंट में जो आपने एग्जांपल लिया। और क्या कहा गया इसमें, कहा यह गया कि पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट की उपस्थिति में क्या होगा कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं अपने आप में। आप वहां से जब आप अपनी बुक खोलेंगे, अपनी मोटी मोटी जो आपने रामायण खरीदी हुई है उनका उपयोग कब करेंगे भाई। अब आपको यहाँ पर इतना भी बेसिक में नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी समझाने वाली चीज मैं समझाऊंगा, सबकी थ्योरी नहीं दूंगा। तो थ्योरी आपको जो है कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुकों से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी मन बुक से भी लगा है। सारा हमारे पर डिपेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, हम किस पर डिपेंड करेंगे। आप हम पर डिपेंड हो जाएंगे तो हम किस पर डिपेंड हो जाएंगे, आप भी सेल्फ डिपेंड बनेंगे ना। अब मोदी जी कह रहे हैं कि आप अपना काम स्वयं करें, यानी सेल्फ डिपेंड हो, दूसरों पर निर्भर ना करें। तो इसलिए आप अपने आप डिपेंड हो जाइए। अब इसके लिए क्या कह रहा है, उष्मा क्षेपीय तो हो गया, तो उष्मा शोषी क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अपोजिट हो जाएगा इसका, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईपी माइनस क्या हो जाएगा, ईआर हो जाएगा, है ना, ईपी माइनस ईआर, तो ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर एच आर ये है तो ये वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कैटालिस्ट नेगेटिव कैटालिस्ट जो होगा
सक्रियण ऊर्जा को कम नहीं करता है, ठीक है। तो अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर पाएगा या फिर घटा देगा। कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो उसमें हमने कहा था अगर कैटालिस्ट उपस्थित होता है तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, यानी कि जो उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है, उनकी जो घातें होती हैं 0 होती हैं। तो कैटालिस्ट की उपस्थिति में हो गया, मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में प्रेरक और आपका प्रोमोटर की उपस्थिति में हो गया। अगर वो किसी प्रेजेंस में, यानी जैसे कि आपका लाइट, यूवी रेज, इन सब के प्रेजेंस में टूट रहा है, तब भी उसकी क्या हो जाएगी, कोट निगेटिव, यानी उसको घात कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इतनी बात हो गई, आगे हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस का समीकरण क्या है, इसकी बात करेंगे हम लोग। अब इतना आप लोग माइंड में अपने आप में कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलेंगे आर्हेनियस का इक्वेशन, तो समझेंगे यहां पर क्या होता है। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस का समीकरण। तो आर्हेनियस का समीकरण क्या है, हमको पता है कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई ए अपान आर टी। यहां पर ई एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो डायरेक्ट डिपेंड कर रही है किस पर, एक्टिवेशन ऊर्जा और टेम्परेचर पर। किस पर, एक्टिवेशन ऊर्जा और किस पर, टेम्परेचर पर। ताप और एक्टिवेशन ऊर्जा पर अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। अब मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के इक्वल टू मिल जाएगा ए की पावर ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी अपान आर टी, माइनस में है माइनस ई ए अपान आर टी। भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं ना। रासायनिक बलगतिकी से आप जाइए और रासायनिक बलगतिकी जो आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है वहां पर आप अभिकारक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन ही है, अभिक्रिया की दर जो है बलगतिकी के अनुसार निकाल लीजिए। देख लीजिए वहां पर बताया गया है आपको कि माइनस में लिखा जाएगा और उत्पाद के लिए हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इतना हो गया। अब यहाँ से जो हमें प्राप्त करना है वो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं कि दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पर या लॉग बेस ई लेंगे, तो लॉग बेस ई लेने पर लॉग बेस ई लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई ए प्लस हो जाएगा लॉग बेस ई की पावर ई ए अपान क्या हो जाएगा, आर टी। तो जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई की पावर यानी ई ए माइनस हो जाएगा ई ए अपान क्या, आर टी, लॉग बेस ई की पावर ई। तो ई की पावर ई का मतलब मान होता है 1, तो मिल जाएगा लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपान आर टी। तो मिल गया ई ए अपान आर टी, किसका मिल गया, लॉग बेस ई के का। कितना मिल गया, लॉग बेस ई के लॉग ई ए माइनस ई ए अपान आर टी। इसका मान कितना होता है, लॉग बेस ई का मान होता है 1। ठीक है, आप माइंड में अपने माइंड में आप कंसीडर करेंगे। आगे चलेंगे हम लोग, आगे जब चलेंगे तो लॉग बेस ई है, जब लॉग बेस ई को हम जानते हैं लॉग बेस ई बराबर कितना होता है 2.303 लॉग बेस 10 होता है। तो यहाँ पर लॉग बेस 10 ले लेंगे, तो लॉग बेस 10 लेंगे तो 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपान कितना, आर टी। तो हम क्या कर देंगे, 2.303 से हम भाग दे देंगे। जब हम 2.303 से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए आप कर भी सकते हैं 2.303 से भाग देने पर या दोनों पक्षों में भाग देने पर।
दोनों पक्षों में भाग देने पर या भाग करने पर से भाग करने पर क्या मिलेगा हमको, भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, log बेस 10 के इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर a, या यहाँ पर मिल जाएगा आपको log बेस 10 a अपान 2.303 माइनस ई ए अपान क्या मिल जाएगा RT। इतना मिल गया। जब इतना मिल जाएगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतर और भी कर सकते हैं, और अगर पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर log बेस 10 के इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपान 2.303। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो हमने भाग दिया है वो भाग इसके लिए तो ये कट ही जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, ये यहाँ पर रहता था, यहाँ पर रहेगा 2.303 RT। कैसे रहेगा आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से जब आपने ये भाग दिया तो ये एक तो ये हो गया 2.303, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। एक ये हो गया 2.303, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो रहेगा माइनस लगा ना, तो माइनस के बाद वाला में 2.303 ये तो रहेगा, ये वाला बचा रहेगा। ठीक है, आप इसे अंडरस्टूड कर लीजिएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, यहाँ से आपका अंडरस्टूड हो जाएगा। RT, ठीक है, इतना मिल गया हमको। और यही क्या है आपका आर्हेनियस का इक्वेशन है। क्या है, आर्हेनियस का इक्वेशन है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सरल रेखा के लिए समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। एक सरल रेखा के लिए, यानी सरल रेखा का जो समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है log x माइनस क्या होता है, log x माइनस, या फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सीधा तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, और एक हो जाएगा y इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए सी का, सी प्लस एम एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण एक से तुलना करने पर क्या कर देंगे, इसे हम क्या मान रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1, तो कर सकते हैं समीकरण एक से तुलना। एक से तुलना करने पर क्या मिलेगा, एक से तुलना करेंगे तो log के तो ही रहेगा, क्या रहेगा, log के रहेगा, और log a यानी log बेस 10 e, ये क्या है आपका log बेस 10 e, यानी y यहाँ पर y बराबर, यानी कि log बेस 10 के है आपका y, और आपका जो है c बराबर क्या है आपका log बेस 10 a, c बराबर क्या है आपका log बेस 10 a, और mx बराबर क्या है आपका, mx बराबर है आपका माइनस में ई ए अपान 2.303 RT, इतना है। तो समीकरण एक से जब हमने तुलना किया तो यहाँ पर y बराबर हमको पता होता है mx प्लस सी, तो उल्टा कर लिया हमने, y बराबर क्या हो गया c प्लस mx। तो क्या हुआ, समीकरण एक से तुलना करके log बेस 10, यानी y बराबर आपको क्या मिला, log बेस 10 के, यहाँ पर ये y बराबर है, यानी ये y बराबर क्या हो गया c प्लस mx, इतना हमको मिला, इस केस में मिला है। तो प्लस में और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमको इसको माइनस में कर देंगे, वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस कर देंगे। अब इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ जो होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखिए एक चीज हमने और छोड़ा है, m इतना हो जाएगा, m इतना, और x बराबर आपको मिल जाएगा हाफ टी। x बराबर कितना मिल जाएगा, हाफ टी, इतना मिल जाएगा। जब हम इसके लिए ग्राफ को खींचेंगे तो ये है आपका x और ये क्या है आपका y। तो y अक्ष पर क्या मिला है, y अक्ष पर है आपका log बेस 10 k, y अक्ष पर क्या है log बेस 10 k, और इधर क्या है आपका टेम्परेचर भाई, और तो सब कुछ टेम्परेचर है, और आपका एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमको एक सरल रेखा मिलेगी कुछ इस तरह, यानी कि जैसे जैसे आपका अभिकारक उत्पाद में बढ़ रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहाँ पर x की दिशा है
यानी 1/t। जैसे जैसे समय पास हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अभिकारक जो है आपका उत्पादन बदल रहा है और उसकी ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये चीज़ आप अपने ग्राफ से समझ सकते हैं। तो इतना बताया गया। इस ग्राफ को हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहेंगे, कुछ इसमें पॉइंट है उसको हम नोट कर लेंगे, लिखेंगे सरल रेखा समीकरण से ग्राफ। और ये जो ग्राफ मिला है हमको, ये मिला है आपका m बराबर क्या है आपको मालूम है, -EA/2.303 RT। इसे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये जो हमको स्लोप मिला है वो क्या है, m बराबर, ठीक है। तो इतना मिल गया हमको, यहाँ पर हम लिख लेंगे और लिखेंगे इसमें सरल रेखा समीकरण से ग्राफ प्राप्त होता है जिसकी सहायता से स्लोप m इसे e से भी डिनोट करते हैं, कहीं पर इसे e से यानी कैपिटल E से भी डिनोट करते हैं। आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर का E। तो स्लोप m बराबर क्या हो जाएगा, -EA/2.303 RT नहीं रहेगा भाई, मैं बार बार लिख देता हूँ, R ज्ञात किया जा सकता है जिसके आधार पर सक्रिय ऊर्जा की गणना की जा सकती है, जिसके आधार पर सक्रिय ऊर्जा की गणना की जा सकती है, जिसके आधार पर क्या किया जा सकता है, सक्रिय ऊर्जा की गणना की जा सकती है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा दूंगा। अच्छा चलिए इधर मिटा देता हूँ, आप इसे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम कहेंगे ताप T1 से T2, क्या कर सकते हैं, ताप को T1 से T2 करने पर, ताप को T1 से T2 करने पर वेग स्थिरांक का मान, यानी वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाता है, K1 से K2 हो जाता है। अगर वेग स्थिरांक K1 से K2 हो गया तो समीकरण 1 से हम क्या कर लेंगे, अतः समीकरण 1 में हमको क्या मिला है, log base 10K इक्वल टू log base 10 A माइनस EA/2.303 RT, एक मिला है RT। तो इतना हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, K1/K2 भेद कर लेंगे। अलग अलग चाहे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग क्या हो जाएगा, log base 10 K1 इक्वल टू क्या मिला है, log base 10 A माइनस का EA/2.303 RT1, एक मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log base 10 K2 बराबर log base 10 A माइनस EA/2.303 RT2, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड या फिर थर्ड भी मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। पहला तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है और दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से मिल जाएगा हमको, समीकरण सॉरी 1 और नहीं, 2 और 3 से, 2 या 3 और 2 से भाग देना है, पहले तीसरा फिर दूसरा, 3 और 2 से क्या मिलेगा हमको, K2/K1 लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, K2/K1 बराबर क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा K2/K1 बराबर, यहाँ पर log base 10 K2/K1 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा EA/2.303
ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा ना ये ऐसे। तो EA/2.303 R ब्रैकेट का हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, T को कॉमन कर लिया है। फिर क्या मिल जाएगा हमको, log बेस 10 K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण यहाँ पर 3 ही जो है, पहला ही जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। लेकिन जो सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग तैयार रखेंगे। आपको 2 फार्मूले और भी बता दिए गए हैं, सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ इसका। आपने लिया आर्हेनियस इक्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी और ताप के, सक्रिय ऊर्जा और ताप के बराबर। बाकी सब क्या है यहाँ पर, एक नियतांक है। तो यहाँ पर के इक्वल टू क्या हो गया, ए E0 या E माइनस EA/RT, और लॉग ले लिया हमने तो ये मिल गया। लॉग लेने पर ये मिला। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि ये कैसे हमने किया, यानी कि यहाँ पर ये हमने कैसे किया। तो इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं। आपको मैंने pH वैल्यू कैलकुलेशन बताया है। pH वैल्यू कैलकुलेशन हमने बताया है कि अगर यहाँ पर जो भी घात में रहेगा, यानी लॉग की जो पावर में रहता है, तो आपको मालूम है लॉग x की पावर अगर x है तो हो, यानी log a की पावर अगर x है तो हो जाएगा x log क्या a, x log क्या हो जाएगा a। यहाँ पर कुछ बेस दिया गया, बेस भी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो वैसे यहाँ पर आप हमने क्या कर दिया, रख दिया है log e बेस e माइनस EA/RT कितना है, यहाँ उठाकर हमने इतना रख दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया और ये आपका क्या हो गया, log e पावर e का क्या होगा, 1 हो गया और इतने वैल्यू मिल गई। जब इसकी वैल्यू इतनी मिल गई तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या किया, ताप को T1 से T2 करने पर वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाता है और वहाँ से इस तरह से हमने मान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक नया समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हम आपको जो अभिक्रिया की कोड पढ़ाई गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो अभिक्रिया की कोड थी वो क्या मिला था हमको, के बराबर आपको मिला था 2.303, के बराबर 2.303, देखिए फार्मूला हमने भूल गए धीरे इंटू लॉग बेस 10 A/A माइनस एक्स। कुछ भूले यहाँ पर, मिस्टेक हुआ है समथिंग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला होता है, हाँ यहाँ पर भूला हूँ मैं, टी क्या होता है, टी। और इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है यानी T/2 होता है, टी हाफ होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान क्या के। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था आपको, यहाँ पर फार्मूला आपको बताया गया था के बराबर क्या x/a, ये तो बताया गया था x/a और सॉरी x/t या फिर a/t, जो भी कहना चाहे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टी हाफ बराबर क्या हो जाता था a/2k, ये तो था a/2k। तो सारे फार्मूले आप अपने में कंसिडर करेंगे। और हम लोग अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक न्यूमेरिकल में पहले बताया था कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालिए। तो ये जो बताया गया था आप इसे फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं चलते हैं, हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, हमने ये क्वेश्चन जो है दूसरे लेक्चर में दिया था कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया
50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन काफी बच्चे करके लाए हैं और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या कह रहा है, समय t बराबर दे रहा है कितना, 50 मिनट। 50 मिनट में क्या कह रहा है, 90% पूर्ण हो जाती है। कितना बोल रहा है, 90% क्या हो जा रही है, पूर्ण हो जा रही है, यानी 90% हो चुकी है। 90% कितना हो चुकी है, हो चुकी है। तो यहाँ पर x बराबर कितना मिल गया आपको, 90%। x बराबर कितना मिल गया, 90%। a बराबर कितना होगा, 100%। a बराबर आपको हमेशा 100% लेना है। a बराबर 100 और x बराबर कितना मिल गया, 90। तो a माइनस एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। a माइनस एक्स बराबर कितना मिल गया, 10 मिल गया। और इसमें कुछ दिया गया होगा, नहीं दिया गया है। तो फार्मूला फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको t हाफ बराबर हाफ। तो फाइंड ये करना है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा, फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 कितना, a अपॉन a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन t कितना है भैया, 50 है, लॉग 10 a अपॉन, यानी कि a तो आपका कितना है, 100 है, a कितना है, 100 है, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 a माइनस एक्स कितना है, 10 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2.303 अपॉन कितना, 50। लॉग बेस 10 की मान कितना होता है, लॉग बेस 10 का मान 1 होता है, लॉग बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो के बराबर हमको कितना मिल गया, 2.303 अपॉन 50 इतना मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला t/2 के लिए, t हाफ के लिए क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन क्या k। तो k मिला है हमको 0.693 और इनटू हो जाएगा 50 अपॉन 2.303। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा। जितना मिलेगा वो, अगर मिनट में क्वेश्चन दिया गया है तो मिनट में, सेकंड में दिया गया है तो सेकंड में। क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई है तो आप बता देंगे यहाँ पर सेकंड, ठीक है। जितना आपको आंसर आएगा वो सेकंड में, मिनट में, जिसमें आपको मिलते हैं उसमें बता सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो नहीं बताएंगे, मतलब बस उसमें कुछ भी आप मिनट कह सकते हैं, जो छोटी छोटी वैल्यू है उसे ले लेंगे सेकंड में। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कर लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर, यह आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है जो 30 मिनट में कितना पूर्ण हो रही है, 90% पूर्ण हो रही है, यानी समय t बराबर 30, x बराबर कितना, 90। सॉल्व में आप लिख लेंगे भैया, जो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व में आपको गिवन क्या क्या दिया गया है, गिवन में t बराबर कितना दिया गया, 30, x बराबर कितना दिया गया, 90, a बराबर कितना दिया गया, 100 और a माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया, 100 माइनस कितना, 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन क्या, t लॉग बेस 10 और क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपका, 2.303 अपॉन क्या, 30 और यहाँ पर 10 ही आएगा, पहले भी आपने सॉल्व किया था, लॉग बेस 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 10। तो लॉग बेस यहाँ पर आ गई, ये 10 की वैल्यू होगी, 10 की वैल्यू 1 होती है, आपको मालूम है, 2.303 अपॉन 30 के बराबर क्या मिल गया, इतना मिल गया। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, टी हाफ कैलकुलेट कर लेंगे। टी हाफ बराबर कितना होता है आपको मालूम है,
फार्मूला यहाँ पर आप लिख लेंगे फार्मूला, और ये भी क्या है आपका फार्मूला। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर जो है लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। 93 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर टी हाफ, सॉरी के, टी हाफ बराबर यहाँ पर तो के हो जाएगा, और के की वैल्यू हमको पता है 0 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 अपान 30, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पर अपान 2.303 इंटू 30। इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों, आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो उसका आंसर लिख देंगे मिनट में। 30 मिनट में बोल रहा है मिनट, वहां पर कितना बोल रहा था 50 मिनट, तो मिनट। इसका आंसर लगभग आएगा 30, 3×3=9। तो अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो यहाँ पर आएगा 9 मिनट, लगभग 9 मिनट आएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, मेरे ख्याल से 9 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट आएगा। तो ये हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे फटाक से, इसको नोट करेंगे। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मान, दर स्थिरांक बराबर 0.005 मिनट इनवर्स है पर मिनट है, 0.005 पर मिनट है। दर स्थिरांक का मान 0.0005 यानी 3 बार, दशमलव के बाद 3 बार 0 रहेगा, 5 पर मिनट है। तो उस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो उस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, क्या दिया गया है गिवन में, तो गिवन में तो यही है, सॉल्व लिख लेंगे ऊपर सॉल्व, उसके बाद क्या है गिवन के बराबर ही दिया गया, कुछ और दिया गया है पर नहीं, कुछ और नहीं दिया गया। तो क्या कर लेंगे हम लोग फार्मूला, फार्मूला फार्मूला क्या है हमारा टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपान कितना के, और के वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर 0.00 या सॉरी पहले लिख लेंगे 0.693 अपान कितना 0.0005। अब अगर इसे दशमलव की इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका अपान 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 बार तो ले सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक, तो 5 × 10⁻⁻1 इतना हो जाएगा। और आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, जो आंसर आ जाएगा देखिए कुछ और भी इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15, 5 × 15 और कितना हो जाएगा 4, तो 5×8 = 40, 5×8 = 40 दशमलव नहीं रहेगा, 5×8 = 40, फिर कितना रहेगा यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 3। तो अगर यहाँ पर ये माइनस है, अगर इसको हटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 3 बचा, तो क्या हो जाएगा 5×8 = 5 × 6 = 30, तो हो जाएगा कितना कितना मिनट आएगा, ठीक है ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, मैं उसे लिखवा देता हूँ, बाकी की कल सॉल्व कराएंगे। तो होमवर्क नोट करिएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 35 मिनट है, 35 मिनट है। तो अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान कितना 35 मिनट है, तो अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि किसी प्रथम कोट अभिक्रिया के, दर्शाइए कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के 99.9 प्रतिशत पूर्ण होने में लगने वाले समय अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का लगभग 10 गुना होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दर्शाइए कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के 99 यानी 99.9% पूर्ण होने में लगने वाले समय अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का लगभग 10 गुना होता है, लगभग 10 गुना होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचेंगे, आप जब ध्यान से सोचेंगे तो पूछ क्या रहा है आप निकाल लेंगे। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, और टफ भी है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। तो जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉल्व इसका मिल जाएगा, और नहीं आएगा तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम आपको कल सॉल्व कर इसका आंसर देंगे। ये जो सॉल्व, इसको नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे तो तब भी, और सॉल्व कर लेंगे तब भी मैं इसे कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना हो। थैंक यू, धन्यवाद।